नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं गणित का मॉडल पेपर 4 लेकर आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें आपको पेडागोजी के साथ साथ अंक गणित के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार होंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो आप लोग कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। और भाई, यदि आपको मैथ नहीं आती है तो आप टेंशन ना लें, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं। यहां पर भाई कहा गया है एक प्लाट की चौड़ाई 40 फीट तथा लंबाई 90 फीट है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब बहुत सारे साथी क्या करेंगे, सीधा गुणा कर देंगे और आंसर लगा देंगे, लेकिन भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें जो लंबाई और चौड़ाई है वो फीट में दी गई है और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है गज में। मतलब पहले हमें लंबाई और चौड़ाई को गज में चेंज करना होगा। तो मेरे भाई, हम सभी जानते हैं कि 3 फीट बराबर होता है 1 गज। क्या होता है? 3 फीट बराबर 1 गज होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लंबाई कितनी है भाई? लंबाई भाई है 44, चौड़ाई 44 है और लंबाई है 90। लेकिन ये क्या फीट में है, तो इसको क्या करेंगे, हम गज में चेंज कर लेंगे। कैसे? 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि मैंने बताया ना भी आपको 3 फीट बराबर होता है 1 गज। ठीक है, बस ये हमारी चौड़ाई हो गई 44/3 और लंबाई हो गई 90/3। तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, बीच में गुणा का चिन्ह लगा दो। अब देखिए भाई क्या होगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 0 का 0। हमने 3 से 90 को काट दिया 30 बार। फिर क्या है, 3 एकम 3 और 0 का 0। ठीक है, तो क्या बचा भाई? 44 गुणित 10 कितना हो गया? 440 वर्ग गज। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। कोई डाउट रहता है किसी को तो भाई आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। अब भाई यहां पर आप देखें, एक क्वेश्चन है आपका पेडागोजी का। यहां पर कहा गया है भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। शिक्षक क्या है भैया, बच्चों को भिन्न का योग पढ़ा रहा है, लेकिन शिक्षक को एक त्रुटि ज्ञात हुई। वहां पर देखिए आप लिखा हुआ है 1/2 धन 1/3 बराबर 2/5, जो कि यहां पर स्टूडेंट ने गलत किया है, क्योंकि यहां पर 5/6 होना चाहिए था इन दोनों को जोड़ने पर। तो बताना है इस स्थिति में शिक्षक को औपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। बताइए यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर। लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करना चाहिए। बच्चों से कहें कि वे अधिक से अधिक अभ्यास करें, इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है। प्रत्येक भिन्न के परिमाप को समझने में बच्चों की सहायता करना चाहिए। तो मेरे भाई यहां पर क्या है, सबसे पहले तो भाई यहां पर एलसीएम है, एलसीएम बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो शिक्षक को बच्चे को पहले एलसीएम की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भैया ये हमें क्या है, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन यहां पर आ गया है। और ध्यान रखना, इसमें भाई आपको बोर्ड मोस का नियम फॉलो करना होता है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर भाग करना होता है, फिर गुणा करना होता है, फिर जोड़ना, फिर घटाना। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है भैया, हम भाग करना है, मतलब भाग वाला पोर्शन क्या है, 2/9 में भाग देना 6/7 से। तो पहले हम जो का तो लिख देंगे आगे वाली संख्या 5/6 गुणित 2/9 धन 2/9 में क्या है, भाग देना 6/7 का। तो भैया भिन्नों में भाग कैसे देते हैं,
मैंने बताया ना, जो भाग का चिन्ह है भैया वह गुणा में कन्वर्ट हो जाता है और बाद वाली संख्या पलट जाती है। यहां पर 6/7 है तो हो जाएगा 7/6। इतना सभी को क्लियर हो गया भाई। अब देखिए अब क्या है, अब जो जो कटता है भैया उसको काट दो। 2 एकम 2, 2 तियन 6, 2 एकम 2, 2 तियन 6। यहां क्या बचा भैया, यहां बचा ऊपर बचा 5 और 9 तिरी 27, 5/27 यहां बचा, प्लस यहां क्या बचा है 7 और नीचे 9 तिरी 27। बस 5/27 और 7/27 को जोड़ दो भैया, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 27। 5 और 7 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 5 और 7 हो जाएंगे 12। क्योंकि हम सभी जानते हैं ना, यदि भैया हर समान होते हैं तो बस वही एलसीएम हो जाएगा, और 7 और 5 यहां पर 12 हो गया तो 12/27 हो गया। अब ये क्या है भैया, ये 3 से कट जाएगा। कैसे कटेगा, 3 चौके 12, 3 नाम 27, कितना आ गया 4/9 भैया। यहां पर हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहां पर भैया हमें नहीं दिया 4/9, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, 4 में 9 से भाग लगा दो। ये तो भैया सब पे बन जाएगा, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। 4 में आप 9 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.44। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। अब देखिए भाई यहां पर क्या बोला गया है, कक्षा में एक बच्चे को बोलने में कठिनाई महसूस होती है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे। मेरे भाई यदि आप कक्षा में जो छात्र भैया वह बोलने में कठिनाई महसूस करता है तो आपको वहां पर ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना होगा जिसमें बच्चा स्वयं बोलने का प्रयत्न करे। तो यहां पर देखिए भैया कैसा है, परिचर्चा का आयोजन करके, ऐसे खेलों का आयोजन करके जिसमें बच्चा बोलना पसंद करे। तो बिल्कुल भैया ऑप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप ऐसे खेलों का विद्यालय में आयोजन करेंगे जिसमें बच्चा स्वयं बोलना पसंद करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और भैया क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए, इसीलिए मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट लाया हूं। ठीक है, आप जो लोग कमेंट करते हैं मैं आपकी हर कमेंट का रिस्पॉन्स देता हूं। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या भैया 4, 9, 25, 49, फिर यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। बताना है जो सीरीज चल रही है इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें भैया आपको पहले पता करना होता है कि आखिर सीरीज किस हिसाब से चल रही है। तो पहले हम सीरीज को लिख लेते हैं। क्या है भैया, देखिए 4 है, 9 है, 25 है, फिर 49 है। अब देखें भाई 4 क्या है भैया, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, लिख सकते हैं ना। फिर क्या है 9 को लिख सकते हैं हम 3 का वर्ग, लिख सकते हैं ना। 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग, 49 को लिख सकते हैं 7 का वर्ग। तो यहां पर देखिए 2 और 3 में कितना अंतर है, 1 का है। 3 और 5 में यहां पर 2 का है। 5 और 7 में यहां पर 2 का। यहां पर आप देख रहे हैं पहले 2 का वर्ग आया, फिर 3 का आया, फिर 5 का आया, फिर 7 का आया। मतलब ये क्या है 2, 3, 5, 7 ये मेरे भाई अभाज्य संख्या आ रही हैं, अर्थात 7 के बाद भैया 11 का वर्ग आना चाहिए। 11 का वर्ग क्या होता है 121 है, 121 आना चाहिए। अर्थात यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ है, चला जाएगा। मेरे भाई कुछ लोग यहां पर सोचेंगे 7 के बाद 9 आना चाहिए। मेरे भाई 9 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, और ये मत सोचना कि 2-2 का डिफरेंस यहां पर चल रहा है कि 3 के बाद 5 फिर 7, क्योंकि 2 और 3 में भाई यहां पर तो 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस कहां है यहां पर, है ना। तो मेरे भाई यहां पर अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है। 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, इस तरह से चलेगा। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। भले ही साथियों टाइम लग जाए प्रश्न समझने में, लेकिन प्रश्न ध्यान से समझो। मैं हमेशा बोलता हूं भाई अधिक प्रश्नों के चक्कर में मत पड़ो कि भाई मुझे 1500 क्वेश्चन सॉल्व करना है। भैया 15 प्रश्न सॉल्व करना सीख लो,
लेकिन वो समझते हुए सीख लो तो वो आपके काम आएगा। ठीक है, बाकी गिनती से भैया कोई मतलब नहीं, आप तो 1000 प्रश्न सीख लो, कोई मतलब उससे होने वाला नहीं है। चलिए यहां पर भाई कहा गया प्रश्न क्रमांक 6 में, छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। मेरे भाई सबसे पहले भैया हमें विद्यार्थियों को ठोस वस्तुओं का चयन करना होगा। ठीक है, जब बच्चा ठोस वस्तुओं के बारे में समझने लगेगा फिर उस वस्तु का हम चित्र बनाकर छात्र को समझा देंगे। ठीक है, फिर क्या है, उस वस्तु का जब चित्र को भी समझने लगेगा बच्चा, फिर हम संकेत के माध्यम से भी समझा सकते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, ध्यान रखिए, पहले ठोस वस्तु है, उसके बाद चित्र की सहायता से, फिर संकेत की सहायता से। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं, और भैया ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये आप बिल्कुल इससे निश्चित रहें, किसी भी प्रकार की भाई भ्रम में बिल्कुल ना रहें। ऐसे ही भाई क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्योंकि सारे प्रश्न भैया यहां पर मैंने सिलेबस के अनुसार लिए हैं, आप लोग चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। यहां पर भाई कहा गया है, कुछ सेबों का भार क्या है, रुकना 1 मिनट आप लोग। ठीक है, यहां पर कहा गया भैया कुछ केलों का भार 2 किलो 365 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 3 किलो 10 ग्राम है। केलों का भार सेबों के भार से कितना कम है? मेरे भाई कुछ नहीं करना, दोनों का डिफरेंस निकालना है। देखिए यहां पर पहले क्या है भैया, आप यहां पर देखें कि सेबों का भार कितना है, 3 किलो 10 ग्राम। भैया हम जानते हैं कि 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 3 किलो 10 ग्राम, इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3010 ग्राम। ठीक है, ये हमने सेबों का भार निकाल लिया, ग्राम में कितना आ गया 3010 ग्राम। अब केलों का भार कितना था 2 किलो 365 ग्राम, तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे, 1 किलो बराबर 2000 ग्राम, सॉरी 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलो बराबर कितना हो गया 2000 ग्राम, और 365 ए मतलब 2365 ग्राम। बस दोनों का अंतर निकाल लो भाई मेरे, कितना अंतर है चल जाएगा पता कि सेब केलों का भार सेब के भार से कितना कम है। देखिए 0 में से 5 गया तो 0 का 10, 10 में से 5 गया 5 बचा, यहां पर 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, यहां पर 30 में से 24 जाएगा तो 6 बचेगा। 645 ग्राम भैया भार कम है केलों का सेब के भार से, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। समझ गए ना आप लोग। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। यहां पर भाई बोला गया है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग अर्थात जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? ध्यान रखिए भाई यहां पर कक्षा 2 के विद्यार्थी को यहां पर योग सिखाने की बात की जा रही है, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए, मेरे भाई शाब्दिक प्रश्नों पर विशेष फोकस करना चाहिए कक्षा 1-2 में, तो ठीक है ये गलत है। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, नहीं। शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में नहीं, बल्कि क्या है मेरे भाई, योग या जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई बच्चा कक्षा 2 का है। ठीक है, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। समझ गए ना आप लोग। और जिन साथियों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, ठीक है, और वीडियो को आप शेयर भी करेंगे जो भी आपके फ्रेंड हैं, ताकि वो भी इसका लाभ है ले सकें। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 9 में क्या कहा गया है, अब यहां पर कुछ नहीं करना भैया, इनको जोड़ना है। जोड़ोगे कैसे? मैं जिस तरह से बताता हूं वैसे जोड़िए, आप सबसे आसान रहेगा। पहले आपको दशमलव के आगे वाली संख्याएं जोड़ लेना है, तो पहले क्या है 4, देखिए जोड़ते हैं, चलिए हम इसको 4 और 4 8। ध्यान रखिए दशमलव के पहले की संख्या हम जोड़ रहे हैं, 4 और 4 8 हो गया, 8 4 12, 12 और 44 56, 56 और 444 56 और 444 कितना हो गया भैया 500। ठीक है, देखिए 500 हो गया। अब दशमलव के बाद देखिए कितना आएगा वो देख लीजिए,
44 और 4 48, 48 और 4 कितना हो गया 44 है, और 4 कितना हो गया भैया 48 हो, सॉरी यहां पर 44 है और यहां पर इनको भी जोड़ लीजिए। देखिए 44 है, फिर क्या है 0 4 है, बस फिर ये 4 है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा, यहां पर भी 4 और 4 8 हो जाएगा, मतलब 0.88। तो 500.88 आना चाहिए, जो यहां पर आप देखिए भैया कहीं भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ है, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। अब मेरे भाई यहां पर देखिए क्या कहा गया है, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, पेडागोजी के क्वेश्चन है भाई मेरे, ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आएंगे, पहले जैसे नहीं आएंगे कि पाई बताइए क्या है भैया, तो भाई पाई भैया एक अपरिमेय संख्या है, अब ऐसा नहीं होने वाला है, थोड़ा लेवल भैया हट के आएगा, है ना। चलिए इसमें कहा गया है, यहां पर भाई कहा गया है निम्न में से असत्य कथन है। भाई मेरे यहां पर हमें बताना है असत्य कथन कौन सा है इनमें से। यहां पर भाई बोला गया है निम्न में से असत्य कथन छांटना है, तो भैया छांटते हैं हम असत्य कथन कौन सा है। देखिए यहां पर कहा गया है ऑप्शन ए में, किसी एक बिंदु से गुजरने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। बिल्कुल भैया, एक बिंदु से यदि दो किरणें गुजरती हैं तो जो आकृति बनती है उससे भैया क्या है कोण कहा जाता है। बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, तो है ना। फिर क्या है, किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल, ये 3 रेखाएं हो गई, 1 2 और 3 रेखाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। बिल्कुल भाई कहलाती है। फिर क्या है, किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए 3 घिरी बोला है बस, तो ये भैया गलत है, क्योंकि 3 रेखाओं से घिरी हुई लेकिन बंद आकृति होनी चाहिए जब उसे त्रिभुज कहा जाता है। यहां पर बंद आकृति की बात नहीं की गई, इसलिए ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। भाई यहां पर देखते हैं क्या कहा गया है। यहां पर कहा गया है निम्नलिखित में से 104 गुणित 50 किसके बराबर है। अब भाई यहां पर देखिए सीधा सा लॉजिक है, जो 104 है भैया इसको तोड़ के लिख लिया ना हमने, 100 धन 4 लिख लिया इसकी जगह पर, है ना, गुणित 50। इतना सभी को समझ में आ गया। अब क्या 50 का गुणा 100 में होगा पहले तो, है ना, तो कितना हो जाएगा 100 गुणित 50, फिर ये बीच वाला प्लस ज्यों का त्यों, फिर 50 का गुणा 4 में होगा तो 4 गुणित 50, तो क्या लिख सकते हैं 100 गुणित 50 धन 4 गुणित 50। तो भाई मेरे ऐसा किस में दिया है हमें ऑप्शन डी में, जो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं इसके बाद। ठीक है, चलिए ये आ गया भैया आपका एनसीएफ 2005 से जो पेडागोजी का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, अर्थात एनसीएफ 2005 की यहां पर बात की गई है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति किसकी ओर संकेत करती है। बताइए गणित की लंबी आकृति किसकी ओर संकेत करती है। चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन, हस्त सिद्धि अनुभव प्रदान करना, या फिर एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो मेरे भाई यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। अब देखिए भैया इस शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यहां पर कहा गया है ये जो संख्या दी गई है इसमें आपको 111 से भाग लगाना है और बताना है भागफल क्या होगा। ऐसे भाई प्रश्न इसलिए आते हैं कि छात्र क्या करते हैं 111 में कम 111, फिर 3 को फिर काट देंगे, फिर 3 को बस कहेंगे 111 आंसर हो जाएगा। ये भाई मेरे गलत हो जाएगा। भाग का सही तरीका जो होता है उसी हिसाब से आपको भाग करना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए पहले हम 111 से भाग लगाएंगे, फिर घटेगा, तो देखिए फिर यहां पर केवल हम 1 उतारते हैं जैसा हमने पहले पढ़ा ना। फिर भागना जाति का शून्य आना चाहिए यहां पर,
फिर हम एक और लें तो 11 हो जाएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो भाग न जाति का शून्य। तो मेरे प्यारे भाई आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यही स्टेप यहाँ पर फॉलो करना होगा, यही सही तरीका होता है भाग का। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा भैया ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, एग्जाम में गलती मत करना, ध्यान से करना भाई। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। और मैं हमेशा ही भैया आप लोगों को मोटिवेट करता आ रहा हूं कि भैया गणित कठिन नहीं है मेरे भाई, गणित बहुत आसान है मेरे भाई, आप प्रैक्टिस करो बहुत आसान लगेगी। और यदि आप लोग मेरे भाई मेरे सारे वीडियो देख लो गणित की, आप मैं गारंटी से कह सकता हूं भाई मेरे, आप 15 में से 11 या 12 अंक जरूर ले आएंगे, पूरे वीडियो देख लोगे भाई तो। ठीक है, चलिए किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बताइए। समकोण समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। ठीक है, समस्त कोण क्या है, सदैव न्यून कोण होते हैं। एक कोण सदैव समकोण होता है, एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, या फिर एक कोण सदैव न्यून कोण होता है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, त्रिभुज में हमेशा एक कोण न्यून कोण आपको मिलेगा। ठीक है, राइट आंसर यहां पर भैया हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। न्यून कोण मतलब क्या है, 90 अंश से कम वाले कोण को कहा जाता है न्यून कोण, ये आप ध्यान रखना। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। मैंने जो बात की ना भाई अभी आपको कि 15 में से 11-12 अंक ला सकते हैं, वो मैंने सवालों की बात की है। ठीक है, पेडागोजी में तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, पेडागोजी तो भैया ऐसा विषय है आप 15 में से 15 भी ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए यहां पर निम्न में से कौन सा अन्य तीनों से अलग है। अब भाई यहां पर आपको रिलेशन देखना होता है, जैसे यहां पर मीटर इंच फुट, हम लग रहा है ना कि मीटर फुट और इंच ये एक ही परिवार के हैं। इनसे हम भैया क्या है, इनका यूज भैया हम दूरी मापने में करते हैं ना, इनका यूज किस में करते हैं, हम दूरी मापने में। लेकिन मेरे भाई ग्राम का यूज क्या दूरी मापने में करते हैं, नहीं मेरे भाई, ग्राम का यूज करते हैं हम द्रव्यमान को मापने में। तो हम कह सकते हैं जो ग्राम है यहाँ पर वह तीनों से अलग है। राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ है, चला जाएगा। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। और जिसको भैया कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर प्यारे भाई आप कमेंट करना, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4 है, तो 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। तो चलिए प्यारे भाई इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है मेरे भाई, 3 सही 3/4। तो पहले इसको सामान्य भिन्न में चेंज कर लो, कैसे होगा, 4 का गुणा 3 में करो तो 4 3 12, ऊपर वाली संख्या 3 जोड़ी तो 15, तो कितना हो गया 15/4। 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है 15/4, तो एक पेंसिल का कितना होगा, सीधा है भाई 15/4 लिखा। जो यहां पर 5 इसका पक्षांतर यहां पर होगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक पेंसिल की कीमत कितनी आ गई हमारे पास 15, नीचे क्या है 4 गुणित 5 तो 4 5 20, तो 5 3 15, 5 चौके 20। तो भैया हमारे पास कीमत आ गई है एक पेंसिल की 3/4 रुपए। अब कितना आसान है, 2 पेंसिल की कीमत बताना है मेरे भाई। एक पेंसिल की कीमत कितनी है 3/4, तो 2 की कितनी होगी, 2 का गुणा कर दो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बचा 3/2 बचा। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन बी के साथ। भाई मेरे आसान है गणित, ज्यादा कठिन नहीं है। प्राइमरी लेवल की टीचर की बात कर रहे हैं, यहां पर यही ही लेवल रहेगा। बहुत सारे साथी आपको डराते हैं कि बहुत हाई लेवल आएगा, हाई लेवल आएगा। मेरे भाई दिमाग से बात निकाल दो, यही लेवल रहता है। चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, बी टेट हो, किसी भी स्टेट का आप टेट देख लो भाई, उसमें आपको यही लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा।
तीसरी भुजा से छोटा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तीसरी भुजा के बराबर होगा, या फिर तीसरी भुजा का 2/3 होगा। तो मेरे भाई हमने पहले पढ़ चुके हैं भाई मेरे कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयों का जो योग है यह सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भैया इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर क्या कहा गया है भाई, 5 संख्याओं का माध्य 26 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका माध्य 24 हो जा, निकाली गई संख्या क्या होगी। अब देखिए जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूं आप प्रश्न समझने का प्रयास करना। देखिए प्यारे साथियों आप यहां पर देखें 5 संख्याओं का माध्य कितना है भाई 26 है, यही तो हमें दिया गया है। मेरे भाई 5 संख्याओं का जब माध्य 26 है तो इनका योग कितना होगा, तो योग होगा 26 × 5, 26 पंचे कितना होगा 130। क्लियर हो गया ना। 5 संख्याओं का माध्य कितना था 26 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा 5 × 26 मतलब 130। इतना क्लियर हो गया। फिर भैया क्या है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए, मेरे भाई यहां पर संख्या कितनी थी 5, एक संख्या निकाल दी गई, संख्या कितनी बची 4। और यदि हम ऐसा करते हैं एक संख्या निकाल देते हैं तो माध्य कितना है भाई मेरे 24 हो जाता है। अब बताइए भैया 4 संख्याओं का माध्य कितना बचा 24, तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा भाई 4 × 24 कितना हो गया 96। तो बताना है जो संख्या हमने निकाली यहां पर वो संख्या क्या होगी। तो मेरे भाई जो 5 संख्याओं का योग था उसमें से 4 संख्याओं का योग घटा दो तो वह संख्या निकल कर आ जाएगी। तो मेरे भाई 130 में से 96 को माइनस करोगे तो मिलेगा हमें 34। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ओके, सभी को क्लियर हो गया ना। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। यहां पर भाई बोला गया है एक विद्यार्थी ने ₹800 पर साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से माफ कीजिएगा मेरे को। एक विद्यार्थी ने ₹800 पर ब्याज 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया की। कैसी की, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय भागे 100, और यहां पर सभी की वैल्यू रख दी और इस तरह से उसने बता दिया 240 रुपए भाई ब्याज होगा। तो बताना है यहां पर भाई उसने किस विधि का यूज किया है, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण या फिर संश्लेषण। तो मेरे भाई यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर क्या है, विद्यार्थी ने सूत्र की सहायता से ब्याज निकाला है, अर्थात यहां पर उसने निगमन विधि का यूज किया है। राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा भाई, ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक किस पर आते हैं 20 पर। घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय के लिए निम्न में से कौन सा असत्य है। देखिए ये आप जरूर ध्यान देना एग्जाम में, सत्य या असत्य। ठीक है, कि हमें इसमें सत्य बताना है या असत्य बताना है, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है भाई, समय रहता है आपके पास कम, तो आप ध्यान नहीं देते सत्य की बात की गई कि असत्य की बात की गई है। तो यहां पर असत्य की बात की गई है, हमने देख लिया। भाई मेरे घड़ी में बड़ी सुई, बड़ी सुई का मतलब यहां पर क्या है, मिनट वाली सुई की बात की गई है मेरे भाई। किसकी की गई है, मिनट वाली सुई की बात की गई है यहां पर। तो हम जानते हैं कि वो अपने किसी अंक से, ठीक है, किसी अंक से ठीक अगले अंक तक आने में भाई मेरे 5 मिनट का समय लेती है, हम जानते हैं ना। तो भैया 5 मिनट ऐसा ही है, 300 सेकंड भाई मेरे, 300 सेकंड मतलब क्या है 5 मिनट ही तो है। ठीक है, तो ये भी सही है। 1/12 घंटा ये भैया वो ही है, लेकिन 1 घंटा तो ये क्या है भैया, असत्य है। 1 घंटा थोड़ी लगता है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। अब देखिए इसको भाई ध्यान से समझना, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। एक टंकी में 400 लीटर पानी है, इसमें से 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी काम में लेने के बाद शेष पानी को समान क्षमता के 25 डब्बों में भरा जाए तो प्रत्येक डिब्बे की क्षमता बताना है क्या होगी। तो सबसे पहले भाई लोग आप लोग एक काम करो, देखिए
टंकी में कुल पानी कितना है? 400 लीटर पानी है कुल। तो भैया हम जानते हैं 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो हम क्या करेंगे, 400 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे, तो इसमें गुणा कर देंगे 1000 का। तो 400 में गुणा किया 1000 का, तो क्या होगा मेरे भाई, 3 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, टंकी में पानी हो गया हमारा कुल, ठीक है, जो लिखा है। फिर क्या है, 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी निकाल लिया, तो इसमें से घटा दो भाई मेरे, कितना लिया हमने, 12 लीटर 500 मिलीलीटर, मतलब 12 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो होगा 12000 और 500 ये, तो 12500 मिलीलीटर पानी हमने निकाल लिया। कितना पानी बचा भैया टंकी में, बताइए, टंकी में पानी कितना बचेगा, तो घटा दीजिए, ये आएगा आपका कितना, 0 में से 0 0 0 का 10, 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा, और यहां पर 387। ओके, इतना क्लियर हो गया। एक पानी भैया हमारे पास बचा है 387 500, ठीक है, एक कुल पानी बचा है इतने मिलीलीटर। अब इसको क्या भैया 25 डब्बों में भरा गया है जो कि समान क्षमता के हैं। तो मेरे भाई बताना है प्रत्येक डब्बे में कितना पानी बनाएगा, तो मेरे भाई इसमें भाग दे दो 25 से, चल जाएगा पता। तो चलिए इसको हम भाग देते हैं। देखिए 25 से कम 25, ठीक है, 38 में से 25 गया, बचा 13, तो हो जाएगा 137। फिर 25 पंचे 125 है, 137 में से 125 माइनस हुआ तो बचा 12, तो यहां हो गया 125, 25 पंचे 125 है, बस 2 जीरो ज्यों के तो लिख दो पीछे के। तो 15500 मिलीलीटर भैया पानी प्रत्येक डिब्बे में बना होगा। कितना, 15500 मिलीलीटर। मैं इसको अलग कर देता हूं, कितना बचा है, 15500 मिलीलीटर भैया प्रत्येक डिब्बे में पानी बना है। तो यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन सी में क्या है, 15 लीटर 500 मिलीलीटर। बात तो वही है ना, 15500 मिलीलीटर, इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 15 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं भाई। विद्यालय में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, बताइए। विद्यालय में जो गणित का शिक्षण होता है इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, इसका भाई मुख्य लक्ष्य होता है कि बच्चों की जो विचार प्रक्रिया है उसका गणितीकरण करना। राइट आंसर भैया यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ है, चला जाएगा। समझ गए भाई लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। अब यहां पर क्या कहा गया है, 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर क्या प्राप्त होगा। भाई मेरे लिख लेते हैं, कितना है, 12 मीट्रिक टन में से हमें 12 मीट्रिक टन और 8 क्विंटल, इसमें से हमें माइनस करना है 8 मीट्रिक टन और 50 किलोग्राम। ठीक है भाई। अब देखिए भाई मेरे, यहां पर 12 मीट्रिक में से 8 मीट्रिक जाएगा तो कितना बचेगा, 4 मीट्रिक टन बचेगा। अब लेकिन यहां देखें आप, 8 क्विंटल में से 50 किलोग्राम घटना है, तो मेरे भाई हम सभी जानते हैं 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। तो 8 क्विंटल बराबर कितना हो जाएगा, 800 किलोग्राम, अर्थात 800 किलोग्राम में से 50 किलोग्राम माइनस होगा। तो बताइए 800 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 750 किलोग्राम। तो 4 मीट्रिक टन 750 किलोग्राम। तो जो 750 किलोग्राम है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 क्विंटल 50 किलोग्राम लिख सकते हैं ना। 750 किलोग्राम का मतलब क्या है, 7 क्विंटल 50 किलोग्राम। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं भाई, बहुत लंबा लंबा स्टेप लेके, ठीक है, जिससे सभी को समझ में आता जाए। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं।
रस्क, नन, मैकन तथा रॉबर्ट्स या फिर बंशीधर। तो मेरे भाई ये कथन है मैकन तथा रॉबर्ट्स का, ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर भाई कहा गया है 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बराबर है। किसके बराबर है? यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिर बताना है उपरोक्त 4 में से गलत कथन कौन सा है। तो मेरे भाई पहले आप ये देखें कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास? 15। तो 25 गुणित 15 कर दो, कितना आ जाएगा? 15 पौने 75 का 5 आया 7, 15 दूनी 30 और 7 37। अर्थात हमारे पास टोटल कितना है? 375 पैसा आना चाहिए, क्योंकि यहां पर 25 पैसे के 15 सिक्के हैं, अर्थात 375 पैसे के बराबर देखना है इसमें से कौन नहीं है। तो मेरे भाई यहां पर जो पहला है, दूसरा और तीसरा, इनको आप जब देखेंगे तो ये हो जाएगा 375 के बराबर। लेकिन ऑप्शन डी में आप देखें 1 रुपए के 3 सिक्के हैं। मेरे भाई 1 रुपए बराबर क्या होता है? 100 पैसे। तो 3 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो कितने हो गए? 300 पैसे ये हो गए, और 25 पैसे के 2 सिक्के हो गए, तो 25 दूनी 50 पैसे वो हो गए। तो कितना है? 350 पैसे आ रहा है। लेकिन हमें बात चाहिए किसके बराबर है? 375 के। तो यहां पर देख रहे हो जो ऑप्शन डी है वो नहीं आएगा, बाकी सभी आएंगे, आप करके देख लेना, ठीक है। यहां पर मैं चाहे तो बता सकता हूं, देखिए ऑप्शन सी को कर देता हूं मैं। 1 रुपए के 3 सिक्के कितना हो गया? 300 पैसे। 25 पैसे के 3 सिक्के मतलब 25 दिया 75, कितना हो गया? 375, ठीक है। इस तरह से सभी का आप करके देख लेना, ओके। चलिए, लेकिन यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो किसका जाएगा? ऑप्शन डी, ओके। चलिए भाई मेरे यहां पर आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 26 पर। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है। क्यों है मेरे भाई गणित सीखना कठिन? इसलिए है भाई कि जो गणित की प्रकृति है वो कैसी है? अमूर्त है मेरे भाई, इसलिए गणित सीखना कठिन है। ऐसा नहीं है कि बच्चे से पढ़ते नहीं है, या शिक्षण पद्धति सही नहीं है, या अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन ए भैया यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग बोले भैया कि शिक्षक अच्छे उपलब्ध नहीं है, वो तो बात हो गई, नाचना आवे आंगन टेढ़ा, ओके। चलिए फिर यहां पर कहा गया है एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना है तो वर्ग की भुजा क्या होगी? मेरे भाई आयत की लंबाई कितनी है भाई? मेरे आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो भैया आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 16 गुणा 8 कर दो, तो 16 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा? 128। पहाड़ा भी भाई ध्यान रखना, 20 तक का पहाड़ा आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लग जाओ वहीं पर 16 गुणा 8 करने, इतना तो भाई सभी को आना चाहिए ना। 20 तक का पहाड़ा है ना, 16 का गुणा 8 में किया तो कितना आ गया? 128। हमारे पास आयत का क्षेत्रफल आ गया है 128 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना है। भैया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। जो आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है? 128। इसका 2 गुना मतलब 2 का गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? 128 दूनी 256। तो यहां पर ए स्क्वायर का भैया मान आ गया हमारे पास 256। तो हमें बताना है वर्ग की भुजा क्या होगी, मतलब हमें ए का मान चाहिए। तो मेरे भाई ए स्क्वायर बराबर 256 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? इस पर रूट लग जाएगा 256। किसका होता है? 256 का वर्गमूल होगा भाई मेरे 16, ठीक है। तो वर्ग की जो भुजा है वो 16 सेंटीमीटर होगी भाई। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ है, चला जाएगा। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है। और जो प्रश्न क्रमांक 30 है भैया उसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे सभी से आंसर चाहिए, बस देखूं तो आप लोग कितनी तैयारी कैसी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 30 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर देना होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 का बताइए क्या होगा। इसमें से सही नहीं है। 1 किलोग्राम 12 ग्राम। मेरे भाई ये तो सही है,
क्योंकि 1 किलोग्राम मतलब कितना हो गया 1000 ग्राम प्लस 12 ग्राम तो हो गया 1012 ग्राम, जिसको हमने चेंज किया किलोग्राम में तो हो जाएगा हमारा 1.012 किलोग्राम। सही है। 10 मीटर 10 सेंटीमीटर बराबर 1010 सेंटीमीटर, बिल्कुल, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, और 10 हो गया तो 1010 हो जाएगा। सही है। ऑप्शन सी में देखिए भैया 23 भागे 100 करिए आप, कितना आएगा मेरे भाई 0.23 आएगा। यहां पर लेकर क्या है 2.3 है, ये गलत है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है, बताइए। तो मेरे भाई यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है विद्यार्थियों को फीडबैक देना। ठीक है, अभिप्राय। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था सभी को इसका आंसर भैया कमेंट बॉक्स में देना है, तो प्यारे साथियों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दो, ना बने कोई समस्या नहीं है। मैं अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, बिल्कुल निश्चित रहना आप। लेकिन आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। भाई क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।